आयुर्वेद के अंदर ओरिजिन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड रिग्रेट बताया गया है एंड द फर्स्ट पेशेंट ऑफ दैट वाज अग्निदेव। मे बी ऑडियंस को नहीं पता होगा या जिन्हें पता है, रावण वाज फर्स्ट पीडियाट्रिक डॉक्टर। कौरवों की सेना जब लड़ती थी उनके सैनिकों को टाइम लगता था उनको हील होने में और सारी चीज़ों में, और हम कृष्ण जी पांडवों की जो सेना रहती थी उन्हें राहत, नकुल और सहदेव वो वैद्य थे। मैरीगोल्ड के अंदर स्किन हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फेक्टिव है, तो वो मॉर्निंग तक वो वापस लड़ने योग्य हो जाते थे उनके सैनिक। अब सबसे ज़्यादा मैजिकल चीज़ तो ये समझिए कि घृत मीन्स घी और हनी को अगर हम सम मात्रा में इक्वल अमाउंट में किसी भी इंसान को दे तो वो पॉइजन का काम करता है। इट्स अ रियल पॉइजन ऑन अर्थ। डू यू हैव समथिंग टू शेयर? आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी जो आपको दुनिया तक पहुंचानी है। सो जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। वी हैव ओवर 18K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 500 प्लस एपिसोड्स एंड 15K प्लस ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वी हैव एन ऑडियंस दैट इज जस्ट नॉट स्क्रोलिंग, दे आर एक्चुअली लिसनिंग। सो जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से, चाहे आप हो डॉक्टर या फिर कोच, एस्ट्रोलॉजर हो या फिर एंटरप्रेन्योर, आपका काम डिजर्व करता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म। सो डीएम अस एंड लेट्स क्रिएट समथिंग अनफॉरगेटेबल। Thank you. Welcome to TVT. Today we are here with Dr. Darshika Karade, who is a Ayurveda Acharya, and वो आज हमें बताएंगे कि आयुर्वेदिक एलिमेंट्स को हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं। So let's welcome ma'am. Hi, I'm Dr. Darshika Karade. I'm founder of Ashwini Kumaro Ayurveda Research Clinic, Bhopal, which is situated in Bhopal, Madhya Pradesh. So ma'am, my question is कि आयुर्वेद and एलोपैथी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Okay. बेसिकली आयुर्वेदा एक बहुत पुरानी एक ऐसी साइंस है फॉर मेडिसिन्स टू क्योर द पीपल, एंड नॉट ओनली द पीपल, ऑल्सो द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। साथ में इनको क्योर करने के साथ में जैसे आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत जिसे हम कहते हैं एम ऑफ आयुर्वेदा, विच इज प्रयोजनम चास्य आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, विच मीन्स कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की तो रक्षा करना है आयुर्वेद को, साथ में जो आतुर व्यक्ति है, डिजीज्ड पर्सन, उसके स्वास्थ्य का रक्षण भी करना है, उसको प्रश्नम करना है कि व्हाई दैट डिजीज अकर्स, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि the person is traveling somewhere, got cough and cold, we will give the medicine, the person will be fine. No. The basis of the root cause. What is the root cause of the disease? Why this happened? Why the immunity is not working wisely? That वो खुद से ठीक नहीं हो पाया. उस root cause पे work करना is Ayurveda. Okay. And that is the work of Ayurveda. And when it comes to Ayurveda and allopathy, I feel like it's completely the difference of pathies. The both pathy का एक ही aim है to cure the patient. Okay. Whatever it is. And also it's like कि जैसे एलोपैथी का हम definition देखें, the biochemical phenomena of जो भी regeneration, regrowth and ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन सब का जो मल्टीप्लिकेशंस होता है उस पे वो वर्क करती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स पे वर्क करती है। एंड आयुर्वेदा यूज टू डू स्लाइटली अ डिफरेंट पाथ, बट द मोटो ऑफ बोथ पैथीज आर सेम, टू क्योर द पेशेंट एंड ऑफ द डे। ओके। एंड मैम, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, ये जितनी भी बीमारियां हैं तो आयुर्वेद इनका सोल्यूशन निकाल सकती है, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर बीमारी है जिसका प्रॉपरली आयुर्वेद के थ्रू सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 अवस्थाएं मानी जाती है। इट्स लाइक साध्य, असाध्य एंड कृच्छ साध्य। साध्य जो भी डिजीजेस रहती है उसको इजीली ट्रीटेबल रहती है। असाध्य रहती है जो डाउटफुल ट्रीटेबल रहती है। एंड कृच्छ साध्य इज लाइक कि वैसे तो 4 रहती है, पर कृच्छ साध्य इज लाइक जो इसमें सर्जरी या कोई भी ऐसी चीज यूज है जिसमें फॉरेन बॉडीज यूज होती है।
सर्जरीज या कोई सी भी ऐसी चीज जो मेडिसिन से हटकर रहती है। जी। एंड लास्ट रहता है असाध्य। असाध्य में ये साफ कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि असाध्य की चिकित्सा नहीं करी जा सकती है। उस पेशेंट को आपको खुद ये बताना पड़ेगा दैट दिस डिजीज इज असाध्य नाउ, एंड बिकॉज ऑफ नाड़ी परीक्षा एंड ये सारी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, इसके हम ये तक पेशेंट को बता सकते हैं कि हाउ मच टाइम द पेशेंट हैव। या ओके। एंड मैम, जो लोगों को काफ़ी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, तो आयुर्वेद के थ्रू हम उनसे डील कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। ओके। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डील इसलिए भी कर सकते हैं हम उससे क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ओरिजिन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड रिग्रेट बताया गया है। एंड द फर्स्ट पेशेंट ऑफ दैट वाज अग्निदेव। जब सबको ये एक स्टोरी तो पता होगी कि सती माता जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में इनवाइटेड थी, बट महादेव नहीं थे, एंड शी रीच्ड देयर टू क्वेश्चन दक्ष प्रजापति दैट व्हाई महादेव इज नॉट इनवाइटेड देयर, एंड उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे वहाँ। दैट टाइम इतनी त्राही मच गई थी आफ्टर हर डेथ that Agnidev himself was so depressed, anxiety and regretted that why did I appear here? Yeah. Maybe it's my fault also. तो उस चीज का ओरिजिन हमारे आयुर्वेद में है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे आयुर्वेद में है, ऑफ कोर्स। तो मैम ऐसी मतलब कोई साइंटिफिकली प्रूवन जड़ी बूटी भी होगी जिसके थ्रू कर सकते हैं? जड़ी बूटी भी कह सकते हो, उसे मेडिसिन्स भी ऐसे कह सकते हैं, हर्बेनियम मेडिसिन्स हैं। साथ में उसका पंचकर्मा भी अवेलेबल है। लाइक पंचकर्मा इस 5 कर्म जिनके थ्रू हम चिकित्सा में मदद कर सकते हैं। पंचकर्मा में स्पेसिफिकली शिरोधारा विच इज गुड फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। इसके अंदर शिरोधारा के साथ एक उन्माद अपस्मार की भी, मतलब इट्स नॉट डिवाइडेड लाइक कि इस डिजीज के लिए ये पर्टिकुलर मेडिसिन है। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदा में सिर्फ ये चीज है कि युक्ति के अकॉर्डिंग एक वैद्य को चिकित्सा करनी है। इफ द वैद्य फील्स लाइक कि नहीं, इट्स नॉट गोइंग वेल, वो अपनी युक्ति लगा सकता है कि आई कैन ट्रीट दिस पेशेंट ऑन दिस ग्राउंड्स। जैसे आज कहते हैं कि साम दाम दंड भेद यूज करो, बट ये पेशेंट को बचाओ, डू एनीथिंग बट सेव दिस पेशेंट। जी। तो उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद ने स्टार्टिंग से ये बताया गया है कि जो भी लोग, क्योंकि आयुर्वेद के जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, जो ऑथेंटिकली संहिताएं हम कहते हैं, वेद हम कहते हैं, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर इस डिजीज के लिए ये मेडिसिन देना है। नहीं, आयुर्वेदा वर्क्स ऑन सत्व रज तम, और पर्सन जिसके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके सत्व के भी अकॉर्डिंग करता है। सत्व के अकॉर्डिंग कैसे करता है कि उसकी पहले प्रकृति एनालाइज करेगा। अगर प्रकृति वाज सपोर्टिंग द पेशेंट टू गेट बेटर, तो वो काउंसलिंग सेशन से भी क्योर हो सकता है, क्योंकि किसी भी डिजीज का मेन कॉज रहता है माइंड में। If your mind is not stable कि I can't do this, I am not applicable to do this, you will never do this. If your mind is like कि मुझे ये disease है, इसकी वजह से my life is getting lower and lower, तो it will happen. मन की हार है हार है, मन की जीत है जीत है, ये भी कहा जाता है इसलिए। एंड मैम, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, फायर, एयर, वाटर एंड सो ऑन, तो ये आयुर्वेद से कैसे कनेक्टेड है? आयुर्वेद के अंदर इसको पंच महाभूत कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये 5 महाभूत है, 5 एलिमेंट्स जिनके ऊपर हमारी पूरी सृष्टि आधारित है। नॉट इवन अ पर्सन, और हर पर्सन के अंदर स्पेसिफिकली ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एन वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, वेन एवर अ किड or an adult or an old age, we never taught anyone, और ये कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीज आई है। If anyone wants the urinary in the action form, they will raise this, that is for, ये जल महाभूत है। हमें बताना नहीं पड़ता कई चीज, जैसे कि हम अगर चक्रास की बात करें तो चक्रास में भी हमें ये नहीं बताना पड़ता अनाहत चक्र क्या है। अनाहत चक्र इज लाइक मन चक्र। सबको ये पता है कि एक मन प्रेजेंट रहता है हर व्यक्ति के अंदर। कई बार हम उससे बात करते हैं, कहा जाता है कि मन से सुनो कि मन क्या कहता है, डू दैट। दैट मन इज दिस। इट्स नॉट लाइक कि वो हार्ट में रहता है या ब्रेन में रहता है। इट यूज टू ट्रैवल, उसका भी साइंटिफिकली लॉजिक नहीं निकला है। कई बार आईसीयू पेशेंट्स कोमा के बाद वापस आ जाते हैं। कैसे आते हैं? वो मन से नहीं हारे हैं। मन इज
ब्रेन डेड पेशेंट कभी वापस नहीं आ पाता है, आई डू अग्री, बट कई बार ऐसा रहता है कार्डियक अरेस्ट के बाद कई रिससिटेशंस होते हैं, सीपीआर दी जाती है, साइकिल्स ऑफ रिससिटेशंस रहते हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति वापस आ जाता है। कैसे हार्ट रुक गया वापस आ गया, कैसे मन चक्रा को एक्टिवेट करना पड़ता है, दैट इज द मेन थिंग। और जैसे पंच महाभूत का मैंने आपको बताया, पंच महाभूत को इन्हें स्टेबिलिटी से कई सारे ऐसे आसन रहते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, उससे पंच महाभूत बैलेंस कर ही पूरी लाइफ चल सकती है किसी व्यक्ति की। ओके। एंड मैम, ये जो हमारे बीपी है और डायबिटीज़ है, तो इनको हम आयुर्वेद के थ्रू क्योर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन्हें स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस इनको बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करा गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इनके सिम्टम्स पहले से बता दिए गए हैं कि आप अगर दिनचर्या, ऋतुचर्या और जो भी हमारा काल, देश काल के अकॉर्डिंग हमारे खान पीन लिखा हुआ है संहिताओं में, उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, हमारी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करोगे, तो दिस ऑल कंडीशन विल हैपन टू एवरीवन। ओके। सो मैम, अगर किसी को मतलब कोई भी कंडीशन है, कोई भी डिजीज़ है, तो उसको क्या चूज़ करना चाहिए, एलोपैथी या फिर आयुर्वेद? आप कोई भी पैथी चूज कर सकते हो, इट्स अकॉर्डिंग टू योर विल। कई बार ऐसा रहता है, कई पेशेंट्स ऐसे बोलकर आते हैं कि हमें आयुर्वेदा सूट नहीं करता, हमें एलोपैथी सूट नहीं करता, दैट्स व्हाई वी अडेप्टेड दिस पैथी। नहीं, इट्स अकॉर्डिंग टू, बेसिकली ये कहा जाता है कि आप जहाँ पर अपनी श्रद्धा रखोगे वो पैथी आपको सूट करेगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इफ आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, दिस विल इफेक्ट गुड ऑन मी। अगर इस भावना से आप कोई सी भी मेडिसिन खाओगे, इट विल गुड ऑन यू, इट विल गिव गुड रिजल्ट्स ऑन यू। बट देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि कौन से वैद्य ने कौन सी चीज़ आपको कैसे पकड़ी है। मैं आयुर्वेद के प्रति इसलिए ज़्यादा करूँगी क्योंकि आयुर्वेद को मैं खुद बिलीव नहीं करती थी स्टार्टिंग में, एंड देन व्हेन आई गॉट द रिजल्ट्स, आई स्टडीड दैट, आई वॉज एक्सपीरियंस डे बाय डे कि हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल से पता चल रहा है कि ये है। कई सारे प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी अभी मैं हूँ, तो वहाँ पर भी हम जब ये रिसर्च कर रहे हैं लोगों पे, आयुष डिपार्टमेंट इज सपोर्टिंग वेरी लॉट इन दिस, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ इट इज़ इफेक्टिंग और साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पर एकदम से हम किसी भी मेडिसिन को अडेप्ट या ये नहीं कर सकते कि हमने ये तुरंत छोड़ी और ये कर ली, नहीं। हमें उस इंसान की प्रकृति देखना पड़ेगी, हमें उसके देश काल देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इंडियन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन देती हूँ, तो मैं अगर मेरी कोई पेशेंट है जर्मनी से, तो मैं उनको भी सेम दूंगी। आई हैव वन पेशेंट फ्रॉम जर्मनी, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, बट शी इज टेकिंग माई मेडिकेशन फ्रॉम 3 years एंड शी इज 65 नाउ। और अभी ये कंडीशन है कि उनको कोई भी मेडिकेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। द ओनली मेडिसिन शी यूज टू टेक फॉर नाउ इज विटामिन डी, just because lack of sun over there. Yeah, okay. So मैम, विमेन को काफ़ी इश्यूज होते हैं लाइक PCOS, मेनोपॉज, तो आयुर्वेद के पास इसका क्या सोल्यूशन है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पहले से ये मेंशन है कि मेन आर्च पे तो आपको मेडिकेशन और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मेनोपॉज पे ज़रूर पड़ती है। उसी के लिए जैसे गणेश जी को सबसे ज़्यादा आपको पता होगा दूबा चढ़ती है। दूबा इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेनोपॉज। फ्रूट जूसेस, बहुत सारे ऐसे जो हम डे टू डे में खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें सबसे अच्छे रहते हैं जो उनका लाइफ पार्टनर रहता है, हस्बैंड, उनके साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना, उनकी पैम्परिंग करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेनोपॉज, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अ फीमेल। और मैम, जो बच्चे होते हैं छोटे, तो ऐसा भी होता है कि कोई एज लिमिट होती है कि मतलब इतने साल के बच्चों को या फिर इस एज तक ही हम आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आयुर्वेद की मेडिसिन नहीं कह सकते उसको, एक संस्कार कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम सबके जीवन में कहा जाता है, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ये कहा जाता है 16 संस्कार रहते हैं। 16 संस्कार में पहला संस्कार ही रहता है गर्भधारण संस्कार,
जब बच्चा पेट में आता है तभी एक संस्कार कर दिया जाता है, जैसे आजकल गोद भराई और ये सब कहते हैं, फिर पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नाभिनाल छेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सारे जो संस्कार हैं ये 16 रहते हैं टिल अंतिम संस्कार। हमारी जीवन पहले से तय है कि कर्ण वेदन संस्कार कब कराना है, ये कब कराना है। अब फैशन हो गया ईयर पियर्सिंग कराना और ये सारी चीज़ें, पर उस टाइम संस्कार कहा जाता था। क्यों? उसके हिस्टोरिकल यूजेस क्या है हमें। अगर हम कर्ण वेदन संस्कार कराते हैं तो रावण संहिता, जैसे मे बी ऑडियंस को नहीं पता होगा या जिन्हें पता है, रावण वॉज फर्स्ट पीडियाट्रिक डॉक्टर। वो बच्चों के डॉक्टर थे। उनने अपनी एक रावण संहिता लिखी है, उनने अर्क संहिता लिखी है। अर्क संहिता के अंदर वो पहले ऐसे रस शास्त्री भी थे जिनने रस्क आयरन की मेडिसिन बताई है। रस्क आयरन की मेडिसिन उनने कैसे खोजी होगी, इसका अनुमान बस हम ऐसे लगा सकते हैं कि श्रीलंका के चारों साइड समुद्र है वहाँ, और उस टाइम ये कहा जाता था कि यंत्र और सारे वाहन इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे कि रावण के पास खुद भी पुष्पक विमान और ये सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम आज भी रस्क जो आयरन रहता है वो कहाँ से मिलता है, जो शिप्स और ये सारी चीज़ें डूब जाती है और वो हजारों साल तक समुद्र के अंदर रहती है, मतलब उसकी भावना रहती है, लवण युक्त जल की भावना रहती है आयरन को, और वो 1000 ईयर्स तक वो रहता है। उस आयरन को लेकर उसका शोधित फॉर्म करते हैं गो अर्क में या अजा दुग्ध में। गो अर्क इज लाइक कि गाय की यूरिन एंड अजा दुग्ध इज लाइक बकरे की दूध से, और उससे रस्क आयरन को शोधित करके वो मेडिसिन बनाते हैं जी। और ये सारे रस शास्त्र के अंदर पहले से मेंशन्ड है, और रावण जी करते भी थे। अर्क संहिता उन्होंने बताई है। अर्क संहिता के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद आई वो ये थी कि किसी भी चीज़ का अर्क वो यूज़ करते थे। अर्क यूज़ करने का मतलब ये रहता है, जैसे आजकल हम रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। रोज़ वाटर क्या है? दैट इज़ अर्क ऑफ, इट्स लाइक कि उसका प्रिपरेशन ऐसे बनता है, रोज़ पेटल्स एंड उसको विदाउट वाटर, विदाउट एनी लिक्विड पार्टिकल उसको स्टीम करना है, उसको उबालना है, और उससे जो नमी निकलती है, उससे जो भाप निकलती है, उसको कलेक्ट करना। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। और उसी टाइम पे उनने, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फ्लावर्स फेमस है फॉर पूजा और इन सब के लिए, सबको पता होगा मैरीगोल्ड, झंडू, इसका संस्कृत नाम है झंडू, गेंदे का फूल। अब हम उसको पूजन और ये सब में यूज़ करते हैं, हमें ये नहीं पता रहता वो क्यों यूज़ होता है, क्या रहता है, बट उसकी लीव्स एंड इवन उसका पंचांग महाभारत के अंदर आज भी मेंशन है, यूज़ हुआ था। कैसे कि कौरवों की सेना जब लड़ती थी, उनके सैनिकों को टाइम लगता था उनको हील होने में और सारी चीज़ों में, और हम कृष्ण जी पांडवों की जो सेना रहती थी उन्हें रात, नकुल और सहदेव वो वैद्य थे और वो पहले से उसका लेप बना कर रखते थे एंड उसके स्वरस को स्टोर कर रखते थे। जैसे ही उनके घायल सैनिक आते थे वहाँ पर, वो उनको वो स्वरस की भावना देते थे, वो मेडिकेटेड स्वरस देते थे, साथ में उसके जो स्वरस के बाद निकला हुआ कल्क रहता था, कल्क इज लाइक पेस्ट ऑफ लीव्स, उसको उनके घावों पे लगाते थे। ओवरनाइट हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा रहती थी, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये कहा गया है कि मैरीगोल्ड के अंदर स्किन हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फेक्टिव है, तो वो मॉर्निंग तक वो वापस लड़ने योग्य हो जाते थे उनके सैनिक। तो मैम अभी आपने एक टर्म यूज़ करी स्वर्ण प्राशन, तो इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ण प्राशन बेसिकली एक मेडिकेटेड मेडिसिन रहती है फॉर किड्स। इसको हम जन्म से पहले, जब वो गर्भ धारण होता है, कंसीव होता है बच्चा, तब से लेकर 16 ईयर्स ऑफ द एज तक किसी भी बच्चे को दे सकते हैं जी। इसमें बेसिकली क्या रहता है, स्वर्ण भस्म रहती है, मेडिकेटेड धृत रहता है और हनी रहता है। अब आप सबसे ज़्यादा मैजिकल चीज़ तो ये समझिए कि धृत मीन्स घी और हनी को अगर हम सम मात्रा में, इक्वल अमाउंट में किसी भी इंसान को दे तो वो पॉइजन का काम करता है। इट्स अ रियल पॉइजन ऑन अर्थ। साथ में तुलसी डाल दो तो इट विल
takes few seconds to let the person die in front of you, और उसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए असामान्य मात्रा में स्वर्ण प्राशन बनाते हैं और एक नवजात शिशु को देते हैं, विच विल मेक द इम्यूनिटी, विच इज़ द मोस्ट रिलायबल इम्यूनिटी बूस्टर इन अर्थ टिल डेट। इसलिए मैं कह सकती हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आई हैव पेशेंट्स जिनने अपने बच्चों का अभी तक कोई से भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया है, दे आर रिलाइंग ओनली ऑन स्वर्ण प्राशन with all the confidence कि नहीं मैम, if you are making it and if you are just prescribing it to our baby, we are going to follow this Ayurveda चिकित्सा for our kid entire life। मतलब मेरे पास जो फर्स्ट पेशेंट ऐसी आई थी वो दिल्ली की ही थी, एंड उनका ये कहना था कि वी जस्ट कंसीव्ड एंड वी कंसीव्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ आयुर्वेदा इटसेल्फ, क्योंकि उनको IVF तक जाना पड़ गया था। दे आर द सिचुएशंस, बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, बोथ आर इन कॉर्पोरेट जॉब्स, दे डोंट हैव टाइम फॉर इमोशनल बॉन्डिंग एंड ऑलवेज लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। आयुर्वेदा हेल्प देम, उनकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट हुआ आयुर्वेद ने पहले, then she conceived, then they gave it a chance कि उनने आज तक, उनका बेबी अभी 2 years का है एंड उनने अभी तक कोई भी मेडिकेशंस या कोई भी वैक्सीनेशन नहीं कराई है, एंड दैट इज़ अ हेल्दी बेबी नाउ। स्वर्ण प्राशन का ये सीन रहता है कि इट इज़ ऑल्सो अ संस्कार जो स्टार्टिंग से दिया जाता है, और इसका एक बहुत ये रहता है कि पुष्प नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन कराना बहुत शुभ माना जाता है। और उसकी भी एक विधि ऐसी रहती है कि पिता की गोद, माता की गोद में बच्चा हो और पिता के हाथ से, राइट हैंड से उसको अर्क के पत्ते पे बताशा रखकर और वो उसकी 2 ड्रॉप्स दी जाए। वैसे अभी हमने ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली अपने क्लिनिक पे फॉलो कर सकती हूँ मैं, जो मैं करती हूँ 60 to 70 पेशेंट्स एवरी पुष्प नक्षत्र पे फॉर स्वर्ण प्राशन आते हैं मेरे पास, एंड हम उन्हें स्वर्ण प्राशन विधि के अकॉर्डिंग विद श्लोका कराते हैं अच्छे से। बट जो पेशेंट्स दूर हैं, जो मेरी रीच से दूर है या मेरे क्लिनिक में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हमने किट बनाई है। अब उस किट के अंदर वो श्लोक लिखा है, अगर आप श्लोक पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, आप अपने पूजन, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने पूजन का जो एरिया रहता है मंदिर वाला घर पे, वहाँ पर बैठिए, वहाँ अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। पुष्प नक्षत्र के दिन कराना है बस ये, और साथ में हम एक उन्हें चांदी की स्टिक देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो जो स्वर्ण प्राशन हम दे रहे हैं उसके अंदर रॉ डस्ट ऑफ स्वर्ण है, मतलब स्वर्ण भस्म है, मेडिकेटेड घी है। मेडिकेटेड घी भी क्या रहता है, वचा युक्त रहता है हमारे यहाँ का। वचा इज बेसिकली सेड एज द गोल्डन हर्ब फॉर ब्रेन। वो आपके ब्रेन के उन सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है, उन सेल्स को भी जागृत करने की शक्ति रखता है वचा। कि जैसे कहते हैं ना कि हमारा बच्चा ज़्यादा पढ़ता नहीं है, बाकियों के कंपेयर में कमज़ोर है या एक्टिव नहीं है खेलने में, आजकल ये सारी कंप्लेंट्स नॉर्मल हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट कंपेयर द किड्स, वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट द थिंग बिहाइंड इज वो किसी भी फील्ड में जाए बट उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए वचा इज़ देयर। कई सारी ऐसी भी जड़ी रहती है, ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनको सिर्फ हाथ में रब करने से ही जटिल से जटिल विषय याद हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें अभी मतलब एग्ज़ाम टाइमिंग से पहले मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं फॉर देयर किड्स एंड ऑल कि नहीं मैम उसको कुछ याद नहीं होता, ये नहीं होता। वी जस्ट गिव देम अ प्लांट कि उसको बस बोलो कि पढ़ने बैठे ना तो ये रब कर लो, इसकी लीव्स है ना अपने हाथों में रब कर लो। हाँ मैम हो गया, टॉप करिए क्लास में। क्यों? इट्स नॉट मैजिक, इट्स आयुर्वेदा, इट्स प्योर आयुर्वेदा। एवरीथिंग इज देयर इन योर सराउंडिंग, एवरीथिंग इज देयर इन योर हर्बेनियम गार्डन या किचन गार्डन। यू जस्ट हैव टू ओपन योर आइज, लुक व्हाट इज देयर। और कई प्लांट्स तो जैसे एक हकीम लुकमार करके थे, वो बताते थे कि प्लांट्स मुझे खुद बता रहे हैं कि उनका यूजेस क्या है। वो कैसे बता रहे हैं? आप पीपल के पेड़ को देख लो, पीपल की पत्तियां कभी भी बेल शेप की रहेगी, वो जल्दी जल्दी हिलेगी, हल्की सी भी हवा चलेगी तो बाकी प्लांट्स को भले ही 2-3 सेकेंड
ज़्यादा लगेंगे टू मूव, बट पीपल का पेड़ और उसकी पत्तियां सबसे पहले हिलेंगे. दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स. एंड आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो लंग्स से रिलेटेड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड है. इवन मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिन्हें नस से और ये मेडिसिन से ठीक कर हमने रिकवर करा है फ्रॉम वेंटिलेटर. ओके, ग्रेट. सो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात, पित्त और कफ, ये जो तीनों दोष हैं, इनका क्या मतलब होता है? ये 3 मूलभूत आधार हैं हमारे जीवन के. किसी भी व्यक्ति का प्रकृति एनालाइज करने में इन तीनों की बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल रहता है प्रेजेंट. रोल कैसे रहता है? वात, पित्त, कफ, दीज आर ऑल्सो द बिहेवियर चेंजेस ऑफ अ पर्सन. कोई भी इंसान है तो आप उन्हें एक कंपैरेटिवली एक ग्रुप में डाल सकते हैं कि वात, पित्त, कफ इज लाइक कि कोई भी दोष इम्बैलेंस होगा या कोई भी दोष एक दूसरे पे आवृत होगा तो उससे डिजीज उत्पन्न होगी. अगर हमने इन 3 दोषों को बैलेंस में रखा तो हम निरोगी रहेंगे हमेशा. इट्स लाइक दैट. और इसी के उपस्तंभ है जो इनको सपोर्टिवली वर्क करते हैं, वो है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. ओके. और वात, पित्त, कफ का स्पेसिफिकली बताया. किसी की भी प्रकृति एनालाइज करना है आपको, आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते, आप उससे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आपको वो उसकी बॉडी टाइप से जानना है कि ये किस प्रकृति का व्यक्ति है. आई हैव टू टॉक टू दैट पर्सन, या मुझे कुछ भी काम निकलवाना है उनसे. तो जस्ट लुक एट दैट पर्सन. अगर उनका बॉडी टाइप लार्ज होगा एंड एक्स्ट्रा स्केली एंड स्ट्रेट हेयर्स रहेंगे, डार्क ब्लैक कलर का टेक्सचर रहेगा हेयर में, आई लैशेस बहुत ज़्यादा घनी होंगी, फेस कांतिमान होगा, मतलब शाइनिंग वाला होगा, दैट मीन्स वो कफ प्रकृति का व्यक्ति है. और कुछ एक लोग रहते हैं जो उछलते कूदते रहते हैं नो मैटर ऑफ द एज, और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस और अभी करना है, आई कांट सिट एक जगह चुपचाप शांति से. वात प्रकृति. कॉम्पिटिटिव नेचर्स रहते हैं कुछ लोगों के कि नहीं, इससे तो अच्छे स्कोर करना है या कुछ भी. कंपटीशन इज एवरीथिंग. या कोई भी चीज़ एक बार ठान ले तो ये तो कर ही रहना है, दिस बिकॉज आई सेड दैट. वो पित्तज प्रकृति रहता है. ऐसा रहता है. बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के अकॉर्डिंग हम किसी इंसान को पता कर सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है. जी. एंड मैम, लोगों को आजकल स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं, पिंपल, एक्ने, तो आयुर्वेद का इसके थ्रू हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? आयुर्वेद का बेसिकली सोल्यूशन स्पेसिफिकली नहीं रहता है कि एक्ने के लिए ये है, इसके लिए वो है, पर आयुर्वेदा स्किन पे इफेक्ट बहुत जल्दी करता है. मतलब जो कहते हैं ना स्लो है, 1-2 महीने 3 महीने तो लेना ही पड़ेगा, नहीं. आई हैव सीन रिजल्ट्स ओवरनाइट में. अगर आपको कहीं जाना है एंड यू हैव अ पिंपल, आपको जायफल सुना है आपने? जायफल को किसी भी पत्थर पे घिसो, मिल्क के साथ, पानी के साथ, डजंट मैटर, उसको उस पिंपल पे लगा लो. 1-2 घंटे में वो सूख जाएगा, फिर से उसे क्लीन करो, फिर से घिसो, फिर से लगाओ, सुबह तक एकदम क्लीन होगा. दिस इज आयुर्वेदा. एंड बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं. फॉर योर स्किन के हेयर केयर रूटीन बहुत अच्छे रहते हैं. पर बेसिकली आयुर्वेदा ये कहता है गिव अटेंशन टू योर गट हेल्थ. अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी नहीं, एक्ने, पिंपल, नथिंग. जी. टेक जूसेस प्रॉपरली, टेक मिर्ची, मसाले और ये सारी चीज़ें नहीं लेना है जिन्हें स्किन की केयर करना है. ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है क्योंकि ऑयल इज नेसेसरी, ऑयल पुलिंग इज नेसेसरी, नस्से इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, बट excessive oil and different kind of oil, it's not good for your health. मैम, ऑयल पुलिंग से ही मेरा एक क्वेश्चन आता है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो अगर मेरे को ये लगता है कि अगर हम ऑयल पुलिंग करेंगे तो उससे मतलब और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ होती है क्या? ऑयल पुलिंग का मैं बेसिक आपको बताऊं, उसका एक प्रोटोकॉल रहता है. सबसे पहले तो आप कभी भी ऑयल पुलिंग नहीं कर सकते. उसका एक काल रहता है विच इज़ लाइक अर्ली मॉर्निंग करना है, आफ्टर नस से करना है. उसको स्नेहन कहते हैं हमारे यहाँ. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसे स्नेहन कहते हैं. स्नेहन के बाद स्वेदन करना कंपलसरी रहता है, जिसमें हम अपनी दिनचर्या में भी बताते हैं पेशेंट्स को कि इफ़ यू वांट टू डू द ऑयल पुलिंग, और हाँ
इरिस्पेक्टिवली कि आप कौन सा ऑयल पुलिंग कर रहे हैं। आप अगर गाय का घी कर रहे हैं, विच इज़ बेस्ट ऑयल पुलिंग थिंग। मेडिकेटेड लो और अच्छा है, नहीं मेडिकेटेड ले रहे हो तो नॉर्मली गाय का घी लो 1 to 2 टीस्पून, इट इज़ बेस्ट फॉर यू। और उससे ऑयलीनेस नहीं आएगी, उससे आपके जॉइंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आजकल बहुत जल्दी आवाज़ें आने लगती है जॉइंट से, या जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, लेथार्जिक फील होता है विदाउट वर्किंग लार्ज टाइम, या बहुत ज़्यादा देर काम करने के बाद भी ऐसा होता है। उन सारी चीज़ों में हेल्पफुल रहेगा। और घी से कभी भी फैट और ये सारी चीज़ें जनरेट नहीं होती, कार्ब्स नहीं होते। आप घी को कभी भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हो, बट उसका डाइजेशन ज़रूरी रहता है। लाइक इफ़ यू टुक 1 टीस्पून ऑफ ऑयल पुलिंग बाय गोघृत, गाय का घी, तो आपको गर्म पानी लेना ही है दिन में 1 से 2 बार। Thank you so much for watching this podcast. If you have any query regarding Ayurveda or want to consult me, the details are on the screen. You may contact me over there. Thank you.